बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं आज। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 1 डिस्कस किया और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को जाके देखें, फिर आप मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 2 देखें। और इससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का लेक्चर मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। आप मेरे चैनल पर जाकर जो है इस लेक्चर को एक बार जरूर सुनें। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर जो है आप मुझे टेक्स्ट करें, जिसमें मैं आपको जो है पीडीएफ की शक्ल में आपको टेस्ट शेयर करूंगा। आप वो टेस्ट जो है वो सॉल्व करें और उसके बाद आप इसकी डिस्कशन जो है वो सुने। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट 10 का पार्ट 2। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आज का और ओवरऑल 42 एमसीक्यू। अबिटमेंट ऑफ एन असॉल्ट बाय अ सोल्जर ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर इज पनिशेबल अंडर, यानी किसी सिपाही को अपने अफसर पर हमला करने पर उकसाने वाले शख्स को किस सेक्शन के तहत सजा मिलेगी। तो आप याद रखिएगा ये सेक्शन 133 है, यानी सेक्शन 133 में ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स सिपाही या कोई फिजाइया का एहलकार या कोई और अपना अफसर जो है वो किसी दूसरे अपने सुपीरियर अफसर पर हमला करने पर उकसाता है तो वो अबिटमेंट के का मुर्तकिब होता है और उसको अबिटमेंट के मुताबिक जो है वो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अबिटमेंट ऑफ म्यूटेनिटी इफ म्यूटेनिटी इज कमिटेड इन अ सीक्वेंस इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 132 विद। अगर कोई शख्स बगावत की कमिटमेंट करे और बगावत वाकई हो जाए तो उसकी सजा क्या है। तो फिर याद रखिएगा उसकी सजा सजाए मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सारी जिंदगी यानी उम्र कैद है, या फिर 10 साल तक सजा जो है वो हो सकती है। और इसका आंसर हमारे पास आएगा बीटा, यानी कि सेक्शन 132 के मुताबिक अगर बगावत वाकई हो जाए तो बगावत करने वाला जो है आनत करने वाले को सजाए मौत, उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माना जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द पनिशमेंट ऑफ किसास इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 53 एस। किसास की तारीफ सेक्शन 53 के तहत क्या है। तो याद रखिएगा पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट और डेथ एज काज्ड बाय द कॉन्विक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, बीटा आएगा, यानी वो सजा जिसमें मुजरिम को वैसा ही नुकसान या मौत पहुंचाई जाए जैसा कि उसने किया हो। और याद रखिएगा इस्लामी कानून के मुताबिक ये बदला है, यानी अगर किसी ने कत्ल किया तो उसे वैसे ही कत्ल किया जाए, उसको वैसे ही सजा दी जाए। सेक्शन 53 में कसास से मुताल्लिक आया है पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट और डेथ एज काज्ड बाय द कॉन्विक्ट, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बीटा बनेगा। नेक्स्ट है जी दियत अंडर द पीपीसी इज। दियत जो है वो क्या है पीपीसी के मुताबिक। तो याद रखिएगा कंपनसेशन स्पेसिफाइड टू बी पेड टू द हायर्स ऑफ द विक्टिम, बीटा आंसर आएगा, यानी कि मकतूल के वारसा को दी जाने वाली जो माली तलाफी है, कंपनसेशन है, इसको हम दियत कहते हैं। और याद रखिएगा सेक्शन 53 और सेक्शन 299 के मुताबिक दियत वो रकम है जो कातिल मकतूल के वारसा को बतौर मुआवजा जो है वो क्या करते हैं, अदा की जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। द फेडरल गवर्नमेंट कैन कमिटी अ सेंटेंस ऑफ डेथ अंडर द सेक्शन 54 बट इन अ केस ऑफ द कत्ल इट कैन नॉट बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द, यानी वफाकी हुकूमत सेक्शन 54 के तहत सजाए मौत में कम्यूट कर सकती है, लेकिन कत्ल के मुकदमे में यह मुमकिन नहीं जब तक क्या हायर्स ऑफ द विक्टिम जो है वो रजामंद ना हो। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, चार्ली आएगा। मकतूल के वारसा अगर रजामंद ना हो तो फिर यह मुमकिन नहीं है। सेक्शन 54 हमें बताता है कि कत्ल के केस में सजाए मौत कम नहीं की जा सकती जब तक वारसा जो है उसकी इजाजत ना दे। नेक्स्ट है जी इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज रिकॉर्ड और इक्वलेंट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर, यानी कि यहां पर हमें यह बताया गया है कि उम्र कैद को सजा के हिसाब में कितने साल के बराबर समझा जाता है। तो याद रखिएगा उम्र कैद को सजा के हिसाब में 25 साल के बराबर समझा जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा, यानी सेक्शन 57 के मुताबिक उम्र कैद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 25 साल कैद के बराबर जो है वो तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट है जी whoever with the intention of causing
डेथ डज एन एक्ट विच काजेज द डेथ कमिट्स, जो शख्स जानबूझकर ऐसा अमल करे जिससे किसी की मौत वाक़ई हो, वो कौन सा जुर्म करता है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो बेसिकली जो है वो कत्ले अम्द जो है वो करता है। इसका आंसर हमारे पास आएगा अल्फा। सेक्शन 300 के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा अमल करे जो मौत का बायस बने तो ये कत्ले अम्द कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन हु कमिट्स कत्ले अम्द कैन बी पनिश्ड विद डेथ एज अ किसास और इफ प्रूफ इज नॉट अवेलेबल एज, अगर कत्ले अम्द में कसास साबित ना हो तो मुजरिम को किस तौर पर सजा दी जा सकती है? तो याद रखिएगा, फिर मुजरिम को जो है वो ताजीर के तौर पर सजा दी जाती है। चार्ली इसका आंसर होगा। और आप सुनते आए होंगे कि ताजीरात पाकिस्तान सेक्शन 302 के तहत जो है फलां मुजरिम को उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो इसलिए क्या आएगा? सेक्शन 302B के मुताबिक अगर कसास के सबूत मौजूद ना हो तो मुजरिम को ताजीरी सजा के तौर पर मौत या उम्र कैद जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द वली इन केस ऑफ कत्ल इज, तो कत्ल के केस में जो है वाली से क्या मुराद है? तो आप बताएंगे द हायर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ जो है वो क्या कहलाते हैं? वो वाली कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, वली से मुराद क्या है कि मकतूल के वोरसा इनके जाती कानून के मुताबिक, पर्सनल लॉ के मुताबिक जो हैं उसमें वो क्या कहलाते हैं? वो वाली कहलाते हैं। यानी कि सेक्शन 305A के मुताबिक वाली वो होता है जो मकतूल के वारिस हों और अपने शख्सी कानून मसलन इस्लामी कानून के मुताबिक उसके वारिस करार पाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कसास फॉर कत्ले अम्द इज नॉट एग्जीक्यूटेबल इफ, कत्ले अम्द के कसास पर अमल नहीं किया जा सकता अगर जो है द ऑफेंडर डाइज बिफोर द इन्फोर्समेंट, मुजरिम कसास के नफाज से पहले ही क्या कर जाए? मर जाए, तो फिर इस पर अमल नहीं किया जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। 307 सेक्शन पार्ट 1 के मुताबिक अगर मुजरिम सजा के नफाज से पहले ही फौत हो जाए तो कसास लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, आ वली कैन वीव हिज राइट ऑफ कसास, वली जो है वो अपना हक के कसास कब माफ कर सकता है? तो याद रखिएगा, एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन। चार्ली इसका आंसर आएगा कि किसी भी वक्त और बगैर किसी मुआवजे के जो वाली हैं वो अपना कसास माफ कर सकते हैं। सेक्शन 309 पार्ट 1 के मुताबिक अगर वली जो है आकिल और बालिग हो और वो किसी भी वक्त बगैर मुआवजे के कसास का हक माफ कर सकता है तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है जी, हार्बरिंग अ पर्सन एज डिफाइंड इन द सेक्शन 52A इंक्लूड, हार्बरिंग यानी किसी शख्स को पनाह देना सेक्शन 52A के मुताबिक किस अमल को शामिल करता है या कौन सा अमल जो है वो करार देता है? तो याद रखिएगा, ये आएगा सप्लाइंग शेल्टर, शेल्टर के अलावा फूड, आर्म्स, असिस्टिंग अवेड द एप्रीहेंशन, बीटा इसका आंसर आएगा। यानी सेक्शन 52A के मुताबिक हार्बरिंग का मतलब है कि किसी शख्स को पनाह, खाना, हथियार या मदद फराहम करना ताकि वो पकड़ा ना जा सके। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अंडर द सेक्शन 339 इन्वॉल्व, यानी गलत रोकथाम का मतलब क्या है सेक्शन 339 के मुताबिक? तो याद रखिएगा, किसी शख्स को उस सिमत जाने से रोकना जहां जाने का उसका जो है वो हक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन दे हैव अ राइट टू गो। यानी सेक्शन 339 के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी को उसके हक यानी रास्ते से रोके तो ये गलत रोक होगी, यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट है जी, रॉन्गफुल कॉन्फिनमेंट जो है अंडर द सेक्शन 340 इज अ फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड, यानी कि आमतौर पर जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है दरअसल गलत रोकथाम की कौन सी सूरत है? तो याद रखिएगा, ये बेसिकली ऐसी सूरत है जिसमें शख्स को मखसूस हदूद से क्या किया जाए? बाहर जाने से रोका जाए। सर्टेन सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स जो है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। यानी सेक्शन 340 के मुताबिक जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो रोक है जिसमें किसी को महदूद दायरे में जो है वो रहते हुए उसको पार्टिकुलरली जो है वो लॉक कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है और उसके पास निकलने का कोई रास्ता मौजूद
नहीं होता। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, यूजिंग द क्रिमिनल फोर्स इंटेंशनली एंड विदाउट द कंसेंट टू कॉज इंजरी और फेयर इज डिफाइंड इन, यानी यहां यह कह रहा है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर और बगैर रजामंदी के दूसरे पर जबरदस्ती करे तो ये किस सेक्शन के तहत जुर्म होगा? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 350। सेक्शन 350 के मुताबिक क्रिमिनल फोर्स वो है जब कोई शख्स जानबूझकर और बगैर इजाजत दूसरे पर ताकत इस्तेमाल करे ताकि उसे नुकसान, खौफ या तकलीफ पहुंचे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? बीटा आएगा। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट रिक्वायर्ड दैट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी के जुर्म के लिए जरूरी है कि जायदाद ली जाए। तो याद रखिएगा कैसे, इसका आंसर आएगा डिसऑनेस्टी से, बददियानती से, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। चोरी के लिए जरूरी है कि मनकूला जायदाद जो है को बगैर इजाजत और बदनियती से जो है वो क्या किया जाए? लिया जाए। द एसेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज, अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बुनियाद क्या है? तो याद रखिएगा, अमानत में दी गई चीज को बददियानती से अपने इस्तेमाल में लाना, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन ऑफ इंट्रस्टेड प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। यानी सेक्शन 405 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी जायदाद का अमीन हो, वो चीज बददियानती से अपने इस्तेमाल में लाए या छुपा ले, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो कहलाता है और सेक्शन 405 के तहत जो है इस पर जो है वो मुकदमा होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फोर्जरी इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद इंटेंट टू, जो जेली दस्तावेजात हैं वो बनाने का मकसद क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो बेसिकली जाली दस्तावेजात होते हैं ये आमतौर पर काज डैमेज और इंजरी, नुकसान या जरर पहुंचाने के लिए बनाना, अल्फा इसका आंसर आएगा। सेक्शन 463 के मुताबिक जो फॉर्जरी का मतलब है वो झूठी दस्तावेजात या रिकॉर्ड बनाना ताकि किसी को नुकसान या धोखा दिया जा सके या कोई गलत फायदा जो है वो हासिल किया जा सके। नेक्स्ट है जी, द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन इज डिफाइंड एज, जो बदनामी है, डिफेमेशन है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब है कि अल्फाज या इशारों के जरिए से किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, काजिंग हार्म टू अ पर्सन्स रेपुटेशन बाय वर्ड्स और साइंस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? अल्फा आएगा। सेक्शन 499 के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसे अल्फाज, निशानात या इशारात इस्तेमाल करे जो किसी की इज्जत या शोहरत को नुकसान पहुंचाए तो ये डिफेमेशन के जुमरे में आएगा, यानी कि बदनामी के जुमरे में आएगा। नेक्स्ट है जी, अंडर द सेक्शन 375 रेप इज डिफाइंड एज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग जो है अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट। बीटा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी डोनेट्स अ डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स, एक्सटेंड्स, ट्रांसफर और एक्सटिंग्विशेस अ, तो याद रखिएगा लीगल राइट। बीटा इसका आंसर आएगा। यानी सेक्शन 30 के मुताबिक जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद ऐसी दस्तावेज है जो किसी कानूनी हक को पैदा करना, बढ़ाना या मुंतकिल करना या महदूद करना या खत्म करना जो है या जारी करना जो है इसके मुताबिक होता है। जैसे जायदाद के कागजात हैं, बॉन्ड वगैरह है या कोई और कानूनी मुआहदा जो है वो इसी में आएगा, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के मीनिंग में आएगा। नेक्स्ट है जी, अ विल इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 31 एस। सेक्शन 31 के मुताबिक विल किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। चार्ली, सेक्शन 31 के मुताबिक विल वसीयत से मुराद कोई भी वसीयती दस्तावेज है जिसमें कोई शख्स अपनी मौत के बाद अपनी जायदाद या असासों की तकसीम का जो है वो क्या करता है? हुक्म देता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, काउंटर फिटिंग अ पाकिस्तान कॉइन इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 232 232 विद, तो याद रखिएगा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम और अप टू 10 ईयर्स, यानी बीटा इसका आंसर आएगा। तो सेक्शन 232 के मुताबिक अगर कोई शख्स पाकिस्तानी सिक्का जो है
وہ جعلی طور پر تیار کرے اور اس کی نقل بنائے تو اسے عمر قید یا 10 سال تک قید کی سزا جو ہے وہ کی دی جا سکتی ہے، ساتھ ہی جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کا سیکشن جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سیکشن 232۔ The word animal as defined in the code include any living creature other than the human being is counted as animal۔ دفعہ 40 سیکشن اپنا 47 کے مطابق اینیمل سے مراد انسان کے علاوہ کوئی بھی زندہ مخلوق ہے، یعنی تمام جانور، پرندے، مچھلیاں وغیرہ سب کے سب کس کی ڈیفینیشن میں آئیں گے؟ اینیمل کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، انڈر سیکشن 44 انجری ڈینوٹس اینی ہارمفل الیگل کاز ٹو اے پرسن ان، تو یاد رکھیے گا ان باڈی، مائنڈ، ریپوٹیشن اور پراپرٹی، تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ڈیلٹا آئے گا۔ یعنی سیکشن 44 کے مطابق انجری، زخم یا نقصان سے مراد کوئی بھی غیر قانونی نقصان ہے جو کسی شخص کو جسم، ذہن، عزت یا جائیداد کو پہنچایا جائے، اس لیے اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ جی، تو اس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا ڈیلٹا۔ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، فار دا پرپز آف دا کوڈ دا ورڈ پرسن انکلوڈ۔ فار دا پرپز آف دا کوڈ پرسن کا ورڈ انکلوڈ، تو آپ بتائیں گے a company or association whether incorporated or not، یعنی کہ سیکشن 11 کے مطابق پرسن، شخص میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی کمپنی ہے، تنظیم ہے، انجمن ہے، ساری چیزیں شامل ہوں گی، چاہے وہ رجسٹرڈ ہوں تب بھی شامل ہیں، اگر رجسٹرڈ نہ ہوں تب بھی شامل ہوں گی۔ نیکسٹ ہے جی، a court of justice is defined as، تو آپ بتائیں گے کورٹ آف جسٹس سے مراد بیسیکلی a judge or body of judges empowered to act judicially۔ بیٹا اس کا آنسر آئے گا سیکشن 20 کے مطابق کورٹ آف جسٹس سے مراد ایسا جج یا ججوں کا وہ گروہ ہے جو قانون کے مطابق عدالتی اختیارات جو ہے وہ رکھتا ہے، یعنی عدالت وہ مقام ہے جہاں انصاف قانونی اختیارات کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دا پنشمنٹ فار دا قتل خطا پرائمرلی انوالوڈ، تو پرائمرلی انوالوڈ دیت اور کمپنسیشن بہت اہم ہے۔ سیکشن 319 کے مطابق اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے اور اس کی سزا دیت یعنی خون بہائے، یعنی متاثرہ فریق کو مالی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، an attempt to commit قتل عمد is punishable under the section 324 with imprisonment that may extend to یاد رکھیے گا چارلی آنسر آئے گا 10 years۔ سیکشن 324 کے تحت اگر کوئی شخص قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی کوشش کرے تو اسے 10 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دا اوفینس آف ڈکیتی از essentially robbery committed by 5 or more persons، اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا؟ چارلی۔ یعنی سیکشن 391 کے مطابق ڈکیتی ایسی چوری یا ڈاکہ زنی ہے جو 5 یا اس سے زیادہ افراد جو ہے وہ مل کر کیا کرتے ہیں؟ سر انجام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس the provision that save the rights of the president to grant the pardons is found in، تو یاد رکھیے گا یہ سیکشن 55A ہے۔ سیکشن 55A کے مطابق صدر پاکستان کو معافی، ریلیف، مہلت یا سزا میں کمی دینے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ سیکشن صدر کے آئینی حق کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ہمارا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔